हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 9.6 करेंगे कॉनिकॉइड में। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट द प्लेन दिस टचेस द पैराबोलॉइड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए, हमें प्रूव करना है कि ये प्लेन इस पैराबोलॉइड को टच करता है और किस पॉइंट पर टच करता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले आपको मैं जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोलॉइड बता देती हूँ। ax² + by² इज इक्वल टू 2z। ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड होती है। ये प्लेन इस पैराबोलॉइड को टच करता है। सपोज मान लेते हैं कि प्लेन पैराबोलॉइड को x1 y1 z1 पॉइंट पर टच करता है। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द पैराबोलॉइड क्या हो जाएगी हमारे पास, एट x1 y1 z1। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लेन बनेगा पैराबोलॉइड का, उसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास। पैराबोलॉइड की इक्वेशन है x² - 2y² इज इक्वल टू 3z। तो अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड है ax² + by² इज इक्वल टू 2z, तो हम गिवन इक्वेशन को सबसे पहले उसके जैसा बनाएंगे। x² - 2y² इज इक्वल टू 3z है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2z चाहिए, तो ये 3/2 × 2z बन जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट x1 y1 क्या होती है हमारी, जनरल इक्वेशन ये है, तो इसके टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हमारे पास होती है ax x1 + by y1 इज इक्वल टू z + z1। अगर आपका ये जनरल इक्वेशन है पैराबोलॉइड की, तो उसके टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये होती है। तो यहाँ पर अब हमारा पैराबोलॉइड है x² - 2y² इज इक्वल टू 3/2 × 2z। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी पैराबोलॉइड की इक्वेशन होगी x इंटू टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होगी x इंटू x1 माइनस 2y y1, 3/2 एज इट इज, और 2z की जगह पर आ जाएगा z + z1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट x1 y1 z1। 2 को हम इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x x1, ये 4y y1 बन जाएगा, 3z + z1। इसको लेफ्ट में ले गए तो -3z - 3z1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब एक तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन एट x1 y1 z1 पॉइंट पर हमने फाइंड आउट कर ली है फॉर्मूले से, और दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है कि ये प्लेन इस पैराबोलॉइड को टच करता है, तो ऑब्वियसली ये इसका टेंजेंट प्लेन होगा। तो एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये है और एक हमने फाइंड आउट की है, तो दोनों सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो दोनों के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। सो x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, y के, z के एंड कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट है 2x1 और गिवन इक्वेशन में है 2। सिमिलरली यहाँ y का कोफिशिएंट है -4y1 और ऊपर वाली इक्वेशन में हमें गिवन है -4। देखो ये इक्वेशन है, तो यहाँ से इसको 2 को ऊपर 2x - 4y - z + 3 है प्लेन की इक्वेशन। फिर -3z का कोफिशिएंट ऊपर -1 है, कांस्टेंट है -3z1, ऊपर कांस्टेंट है 3। तो ये आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करे, तो इससे यहाँ से इसको इसके इक्वल पुट करेंगे। फर्स्ट x1 की वैल्यू आ जाएगी 3, इसको y1, इस वाली टर्म को इसके इक्वल पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 3, एंड इन दोनों टर्म्स को इक्वल पुट करेंगे तो z1 आ जाएगा -3। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास x1 y1 z1 जो हमने एज्यूम किया था वो फाइंड आउट हो गया है। अब प्लेन 1 जो है, आपको गिवन प्लेन इस पैराबोलॉइड को कब टच करेगा, जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो पैराबोलॉइड पर लाई करे, तभी तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा उसका। तो अगर ये पॉइंट पैराबोलॉइड को सेटिस्फाई कर देता है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा, ठीक है, टेंजेंट प्लेन का जो पैराबोलॉइड को टच करता है जहाँ पर। तो ये 3, 3 और -3 पॉइंट अगर पैराबोलॉइड को सेटिस्फाई कर देता है तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो पैराबोलॉइड की इक्वेशन में x y z की वैल्यू हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से ये सेटिस्फाई हो जाता है। -9 इज इक्वल टू -9 विच इज़ ट्रू। दैट मीन्स जो ये आया है ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये प्लेन पैराबोलॉइड को टच करता है, गिवन पैराबोलॉइड को इस पॉइंट पर। यही हमें फाइंड आउट करना था। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फाइंड द
equation, find the condition that the plane this Lx plus My plus Nz equal to P should touch the paraboloid this and hence show that the point of contact is this. देखिए क्या निकालना है, कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये प्लेन इस पैराबोलॉइड को टच करे. दैट मीन्स कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें फाइंड आउट करनी है एंड हेंस शो दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है. तो देखिए प्लेन 1 जो है वो पैराबोलॉइड को टच करता है. इसका मतलब वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन गिवन है. दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 और एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं. तो दोनों को फिर कंपेयर करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था. तो मान लेते हैं कि प्लेन 1 जो है वो पैराबोलॉइड को इस पॉइंट पर टच करता है x1 y1 एंड z1 पर. तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, ax x1 by y1 2z होता है तो c को एज इट इज रहेगा c इंटू जेड प्लस z1. ये हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी. इसको सिंप्लीफाई किया, z का कोऑर्डिनेट है cz, उसको लेफ्ट में ले आए, यहाँ cz1 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा. अब एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये आ गई है, एक हमें स्टेटमेंट में गिवन है. दोनों के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे. तो यहाँ से x1 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट आएगा ax1, ऊपर वाले प्लेन से आएगा l, यहाँ से by1 ऊपर से आएगा m, यहाँ से z का कोफिशिएंट आएगा, यहाँ से हम ये कांस्टेंट टर्म पहले लिख दी है मैंने गलती से, cz1 ऊपर कांस्टेंट है p और ये z का कोफिशिएंट है -c, यहाँ ऊपर से आएगा n. तो फर्स्ट इसको इससे कंपेयर इक्वेट करते हैं तो x1 की वैल्यू आएगी फर्स्ट टर्म को, फिर इस टर्म को इससे इक्वेट करेंगे तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो z1 की वैल्यू आ जाएगी -p/n. नाउ एज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन द प्लेन 1 इस पैराबोलॉइड को टच करेगा अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका कोनिकॉइड को सेटिस्फाई करे, उस पर लाई करे, तो हम प्रूव करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपका आया है x1 y1 z1 की वैल्यू ये पैराबोलॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो पैराबोलॉइड की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, ax² प्लस by² इज इक्वल टू 2cz. तो x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड 2c एंड z -p/n ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिए. पैराबोलॉइड की इक्वेशन में तीनों कोऑर्डिनेट्स, ये इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करनी है तो यही आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बन जाएगी. इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, a और a² कैंसिल होकर नीचे a बन जाएगा, b² से b आ जाएगा, यहाँ राइट साइड एज इट इज. अब यहाँ से n² है और यहाँ n है, n² एलसीएम लेंगे, इधर n है इधर n², तो एक n इधर बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2np. सिमिलरली c यहाँ है, c² यहाँ है, तो ये c इधर चला जाएगा तो ये दोनों c बच जाएंगे हमारे पास. तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास आ गया है. यही आपको प्रूव करना था कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें फाइंड आउट करनी थी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 1 मे बी टेंजेंट प्लेन टू द पैराबोलॉइड दिस. हमें सेम क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज में सेम ही हैं. हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये प्लेन इस पैराबोलॉइड का टेंजेंट प्लेन बन जाएगा. तो देखिए मतलब आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करनी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी. तो ये प्लेन मान लो 1 इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. सो बिल्कुल वैसे ही करेंगे. सपोज मान प्लेन 1 जो है वो पैराबोलॉइड को इस पॉइंट पर टच करता है तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन इस पॉइंट पर हमारी क्या बनेगी, x x1 y y1 और 2z की जगह z प्लस z1. ये आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी. z का कोफिशिएंट लेफ्ट में ले गए, टेंजेंट प्लेन एक यहाँ से आ गया, एक आपका स्टेटमेंट में गिवन है. दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. x के कोफिशिएंट यहाँ से x1 यहाँ से l, यहाँ से y का कोफिशिएंट y1 यहाँ से m, z का कोफिशिएंट -1 यहाँ से n और कांस्टेंट है z1 और 1. तो आपकी ये इक्वेशन आ गई. इसको कंपेयर करने पर हमारे पास यहाँ से x1, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, x1 की वैल्यू आ गई, इन दोनों को कंपेयर करेंगे y1 एंड इन दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास z1 की वैल्यू आ जाएगी. नाउ
प्लेन वन अगर टेंजेंट प्लेन बनेगा अगर ये पॉइंट कोनिकॉइड को सेटिस्फाई करे, आपका x1 y1 z1 जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर ये कोनिकॉइड पर लाई करेगा तो ये टेंजेंट प्लेन बन जाएगा। तो ये पॉइंट जो है x1 y1 z1 हम कोनिकॉइड की इक्वेशन में पुट कर देंगे। कोनिकॉइड की इक्वेशन है x² + y² = 2z। तो x² y का स्क्वायर और 2 × z आ गया यहाँ से हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ n² है, यहाँ n, तो एक n से कैंसिल होकर ये n और n बच जाएंगे। इसको एलसीएम लेकर उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगी जो आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, स्टेटमेंट देखते हैं। प्रूव दैट द पैराबोलॉइड्स दिस एंड दिस। अब देखिए 3 पैराबोलॉइड हमें गिवन है। स्टेटमेंट आपको ध्यान से देखनी होगी। x² / a1² y² / b1², 2z / c1। सिमिलरली सेकेंड पैराबोलॉइड, थर्ड पैराबोलॉइड। These have a common tangent plane if this condition satisfies। ठीक है, इन तीनों का एक कॉमन टेंजेंट प्लेन होगा अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कंडीशन में देखिए पॉइंट्स कौन कौन से हैं, a1 a2 a3 का स्क्वायर है, a1 a2 a3 स्क्वायर, ये जो पॉइंट है ये हैं। फिर सेकंड में b1 b2 b3 c1 c2 c3 जो इनके x y z के कोफिशिएंट्स हैं ना वो हैं उनके रेसिप्रोकल्स। तो सपोज हम कर लेते हैं कि इनका एक कॉमन टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करता है। सो सपोज दैट टेंजेंट प्लेन इज lx + my + nz = p। ये तीनों पैराबोलॉइड्स का कॉमन टेंजेंट प्लेन हमने एज्यूम कर लिया। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखिए अब हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट भी की है बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो जनरल अगर हम पैराबोलॉइड लेते हैं ये ax² + by² = 2cz, तो हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर ये आपका प्लेन है और ये पैराबोलॉइड है, ये प्लेन पैराबोलॉइड को कब टच करता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास ये होती है। ठीक है, तो इसको आप ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ये आर्टिकल्स में भी है और अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनके बेस पर भी आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर ये प्लेन है और ये पैराबोलॉइड है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारी ये इक्वेशन होती है। ये आपको इस स्टेप पर तो याद ही रखनी पड़ेगी क्योंकि अदरवाइज अगर आप न्यूमेरिकल के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो हमें याद कर ही लेनी चाहिए, बहुत बार यूज़ भी होती है। तो यहाँ से c हमने कॉमन लिया और इसके नीचे चला जाएगा वो c और ये टर्म लेफ्ट में ले आए तो +2np/c = 0। अब देखिए अब ये अगर आपका प्लेन था और ये पैराबोलॉइड था तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आई है हमारी ये। ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, l यहाँ है, a यहाँ है, m b और यहाँ पर n और ये p यहाँ है और c यहाँ है। अब इसको देखिए, अब प्लेन की इक्वेशन तो हमने यही एज्यूम की है, यहाँ भी टेंजेंट प्लेन की, लेकिन पैराबोलॉइड की इक्वेशन आपकी क्या है, x² / a1 का स्क्वायर, y² / b1 का स्क्वायर एंड z² 2z / c1 हमारी पैराबोलॉइड की इक्वेशन है ये। जबकि स्टेटमेंट अभी जनरल इक्वेशन में क्या होता है, ax² होता है तो a की जगह पर अब है 1/a का स्क्वायर, b की जगह पर है 1/b का स्क्वायर और z की जगह पर z के साथ कोफिशिएंट क्या है 2z के साथ c की जगह पर है 1/c1। ठीक है, तो a की जगह यूज़ करें, जहाँ a यूज़ करना है वहाँ 1/a² यूज़ करेंगे, जहाँ b यूज़ करना है वहाँ 1/b1² और जहाँ c यूज़ करना है वहाँ 1/c1 यूज़ करेंगे इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो अगर आपका प्लेन 1 पैराबोलॉइड 1 को टच करता है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारी अब क्या बनेगी, देखिए जनरल वाली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये थी तो a की जगह पर क्या पुट करना है, अभी मैंने आपको बताया था a की जगह पर हम पुट करेंगे 1/a1 का स्क्वायर, b की जगह पर पुट करेंगे 1/b1 का स्क्वायर। अगर आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे जनरल पैराबोलॉइड और आपका जो पैराबोलॉइड गिवन है तो a b c की वैल्यूज़ आपकी वहाँ से ये आएंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में हम a की जगह पर पुट करते हैं 1/a1 का स्क्वायर तो वो ऊपर चला जाएगा तो l² / a1² आ जाएगा। b की जगह पुट करेंगे 1/b1 का स्क्वायर वो भी ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली c की जगह पुट करेंगे 1/c1 तो वो भी ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल। तो आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी प्लेन पैराबोलॉइड 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आएगी।
सिमिलरली जब आप सेकंड पैराबोलॉइड कंसीडर करेंगे तो आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बनेगी। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को आप सेकंड वाली को कंपेयर करते हैं जनरल से, तो ए की जगह पर है 1/a²², बी की जगह पर 1/b² और सी की जगह पर है 1/c²। तो सिमिलरली इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो हमारी ये आई है, इसमें ए बी सी की जगह पर वो पुट करेंगे तो सेकंड पैराबोलॉइड से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये बन जाएगी और थर्ड से ये। अब देखिए, तीन आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई हैं। इन तीनों में L² M² और 2NP इन तीनों कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करना है आपको। 2, 3 और 4 इक्वेशंस में से इन कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, आप वैसे तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखिए हमें ये कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट से हिंट मिल रहा है कि ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन तीनों के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्योंकि आंसर जो है वो आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कंडीशन दिखानी है। तो 3 इक्वेशन सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड हम यूज़ करते हैं। तो L² के कोफिशिएंट्स हैं A1², A2² और A3²। M² के कोफिशिएंट्स हैं B1², B2², B3² और 2NP के कोफिशिएंट हैं यहाँ से C1, C2 और C3, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट में भी हमें कुछ इसी तरह के कोफिशिएंट्स गिवन हैं। तो हम इनकी मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ L² M² एंड 2NP ले लेते हैं, इन तीनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स। तो मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, तीनों के कोफिशिएंट्स लेने पर आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी ये, ठीक है। लेकिन जो स्टेटमेंट में हमें प्रूव करनी है उसमें हमें इस तरह से गिवन है। तो हम क्या करें, देखो फ़र्क क्या है, यहाँ ऐसे है और ये होना चाहिए ऐसे, तो हम रोज़ को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। तो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बस थोड़ा सा आपको समझ के करना है सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट which 3 mutually perpendicular lines can be drawn to the paraboloid this। आपको लोकस निकालना है किस पॉइंट का, from which 3 mutually perpendicular lines can be drawn to this paraboloid। इस पैराबोलॉइड से उस पॉइंट का लोकस निकालना है कि इस पैराबोलॉइड पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आप ड्रॉ कर सकें। उस पॉइंट का आपको लोकस फाइंड आउट करना है। तो सपोज ये कोई पॉइंट है P अल्फा बीटा गामा, जिससे आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। तो अब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, डेट मीन्स वो एनवेलपिंग कौन बनाएंगी, ठीक है। किसी एक पॉइंट से किसी भी फिगर पर आपको 3 ऐसे लाइंस अगर ड्रॉ करनी है तो वो उस पर एनवेलपिंग कौन बनाएंगी ऊपर से, ठीक है। तो वो एनवेलपिंग कौन बनेगा, और एनवेलपिंग कौन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, S1 इज इक्वल टू T²। ये हमने एनवेलपिंग कौन का कॉन्सेप्ट पिछली एक्सरसाइजेज में किया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अगर आपने एनवेलपिंग कौन का कॉन्सेप्ट नहीं किया है तो उस वीडियो से आप देख सकते हैं कि SS1 इज इक्वल टू T², ये आपकी एनवेलपिंग कौन की इक्वेशन होती है। तो वही यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। तो S क्या होता है इसके अंदर, जो आपका गिवन पैराबोलॉइड होता है। S1 होता है जब हम इस पैराबोलॉइड में ये पॉइंट पुट करते हैं, और T होता है टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, डेट मीन्स x को रिप्लेस करेंगे x1 से, y को y1 से और z को z2z को z प्लस z1 से। अब यहाँ पर x1 y1 z1 की जगह पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, तो उससे रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन हमारी क्या बन जाएगी, ये आपका पैराबोलॉइड है, इसमें हमने अल्फा बीटा गामा पॉइंट्स पुट कर दिए पैराबोलॉइड की इक्वेशन में, तो S1 आ गया। और T क्या बनेगा यहाँ से हमारा, A अल्फा x² की जगह अल्फा x, y² की जगह पर बीटा y और 2z की जगह पर z प्लस गामा का स्क्वायर आ गया। लेफ्ट साइड आपकी एज इट इज़ है, राइट वाली को लेफ्ट में ले आए तो माइनस ऑफ दिस आ जाएगी टर्म हमारे पास। अब देखिए, अब क्योंकि 3 लाइंस जो P पॉइंट से हमने ड्रॉ की हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमें स्टेटमेंट में गिवन है, इसका मतलब जो ये एनवेलपिंग कोन बनेगा इसके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स आएंगे, क्योंकि लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो यही 3 जनरेटर्स होंगे एनवेलपिंग कोन के, तो वो भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे।
और म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोन के जनरेटर्स, कोन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हों तो हमारे पास ये कंडीशन होती है। सिमिलर कंडीशन हमने पहले भी यूज़ की है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन होती है जब आपके जनरेटर्स परपेंडिकुलर होते हैं कोन के अंदर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, पिछले वाली इक्वेशन से देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर जब हम इस टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू दिस माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जब हम इस टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू दिस, और यहाँ से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा जब आप इस टर्म का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस में। और सिमिलरली जेड के कोफिशिएंट्स देख लेंगे जब आप इस टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा 1, जेड का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं हम, तो जेड का कोफिशिएंट आएगा आपका 2ab 2bc 2ca और 2cd ad। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ये मान लो एक ही है। तो देखिए एक्स वाई जेड के यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के ही चाहिए सिर्फ फॉर्मूले के लिए कोफिशिएंट, तो जेड स्क्वायर का तो सिर्फ यहाँ से आएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बनेगा और नेगेटिव यहाँ पर है ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा ए इंटू दिस। सिमिलरली बी को जब आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये दो टर्म बचेंगी, बी इंटू दिस -1 दैट इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब ए और बी को अंदर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और जस्ट सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों टर्म्स में से ए भी कॉमन आ जाएगा और इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 गामा ए प्लस बी अंदर बच जाएगा -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड लोकस ऑफ दिस पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें इस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना था, तो अल्फा बीटा की जगह पर आप एक्स वाई यूज़ कर लें, अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड। तो अल्फा स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, बीटा स्क्वायर दैट मीन्स वाई स्क्वायर और गामा मीन्स जेड। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा पॉइंट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टेटमेंट क्या है, शो डैट द सेंटर ऑफ द कोनिक conic ax square plus by square is equal to 2z, lx plus my plus nz equal to p is the point this where k square is this। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है एक्सरसाइज 9.5 की, तो आप पहचान गए होंगे कि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है। इसमें सिर्फ रिलेटेड ये इस एक्सरसाइज से सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें पैराबोलॉइड की इक्वेशन गिवन है। सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया है बट एलिप्सॉइड के लिए किया है। देखिए क्योंकि बाकी बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन भी और करना भी उसी तरीके से है। आपको हमें सेंटर ऑफ द कोनिक दिस फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट आएगा। इस कोनिक का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ दिस कोनिक, दैट मीन्स प्लेन सेक्शन ऑफ दिस पैराबोलॉइड इज दिस। ये इस पैराबोलॉइड का प्लेन सेक्शन है, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। इसका सेंटर जो आएगा प्लेन सेक्शन का वो ये होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए x1 y1 z1 ये मान लेते हैं सेंटर है प्लेन सेक्शन ऑफ 1 का। इसका जो प्लेन सेक्शन बनेगा उसका सेंटर ये है। और प्लेन सेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लास्ट वीडियो में ये मैंने आपको बताया था, प्लेन सेक्शन का होता है t इज इक्वल टू S1। तो t होता है टेंजेंट प्लेन, S1 होता है जब आप इक्वेशन के अंदर x1 y1 z1 पुट करते हैं पॉइंट सेंटर जो है, तो t बन जाएगा यहाँ से ax x1 by y1 और z प्लस z1। ठीक है, इसको लेफ्ट में ले आए और S1 क्या बनेगा, यहाँ से पॉइंट हमने x1 y1 z1 लिया है तो गिवन इसके अंदर पुट करेंगे ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर माइनस 2z1। तो ये आपके पास t इज इक्वल टू S1 बन गया। इसको सॉल्व करेंगे जस्ट, यहाँ से देखिए z1 माइनस का z1 यहाँ भी है, माइनस का 2z1 यहाँ भी है, माइनस वाला इधर ले गए तो माइनस का आपके पास सिंगल z1 बच जाएगा, -2z1 प्लस z1, तो माइनस का z1 बच गया, ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए
हमारी प्लेन सेक्शन की इक्वेशन ये आई है, जबकि स्टेटमेंट में हमें प्लेन सेक्शन ये गिवन है। दोनों प्लेन सेक्शन है सेम कॉनिकॉइड के या पैराबोलॉइड के, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं एंड कांस्टेंट टर्म को। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा ax1 और ऊपर से आएगा l। यहाँ से y का कोफिशिएंट आएगा by1, यहाँ से m। z का कोफिशिएंट यहाँ -1 और यहाँ पर n, और ये कांस्टेंट है और यहाँ पर कांस्टेंट है p। तो दोनों के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखिए इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने से तो वही इसको इससे इक्वेट करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो तीन इक्वेशंस बन जाएंगी। x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इस इक्वेशन से z1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों इधर, ये p इधर इस साइड जाएगा p/n, और ये दो टर्म्स भी इधर ले आए तो सब टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे आपकी। अब ये x1 y1 की वैल्यू z1 के अंदर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो z1 भी आ जाएगा हमारे पास। x1 y1 जो हमने फाइंड आउट किए हैं इस इक्वेशन में पुट कर दिए, ये एज इट इज। इसमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से देखिए 1/n², इसमें से हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, a/a² था तो 1/a बच जाएगा, तो l²/a m²/b, और यहाँ से 1/n² कॉमन लिया था तो np बचेगा अंदर। तो ये आपके पास z1 आ गया। इस वाली टर्म को हम k² पुट कर देते हैं, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट में जो गिवन है वो k² = दिस गिवन है। तो जब ये टर्म आ गई तो इसको हमने k² पुट कर दिया, k²/n²। तो रिक्वायर्ड सेंटर क्या आ गया, सेंटर हमें फाइंड आउट करना था जिसके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 और z1 एज्यूम किए थे। तो x1 ये है, y1 ये है हमारे पास, और z1 ये आ गया है, k²/n²। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द कॉनिक, यही आपको प्रूव करना था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियोस हेल्पफुल रहेगी, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।